गाइज इस वीडियो के पार्ट 1 में मैंने आपको यह बताया था कि कैसे हमारा प्लेनेट अर्थ उसी पाथ को फॉलो करता हुआ आगे बढ़ रहा है जिस पाथ को आज से अरबों साल पहले फॉलो करके प्लेनेट वीनस एक हेवन लाइक प्लेनेट से हेल लाइक प्लेनेट में कन्वर्ट हुआ था। एंड गेस व्हाट, जैसे ही उस वीडियो को मैंने रैप अप किया मेरे हाथ लगी एक ऐसी रिपोर्ट जिसने लिटरली मुझे भी हिलाकर रख दिया। 12 नवंबर 2025 गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड ऑफिशियली एक ऐसी रिपोर्ट को पब्लिश करती है जिसे पढ़ने के बाद आपको ये बात समझ में आएगी कि इसी वक्त हमारे प्लेनेट की सरफेस के नीचे समुद्र की गहराइयों में एक ऐसी चीज भी फैल रही है जो शायद आगे आने वाले समय में हमारी आधी दुनिया को जलाकर और आधी दुनिया को जमा कर ही खत्म कर सकती है। और सबसे डरावनी बात बताऊं, हमारे पास हमारे प्लेनेट और खुद को बचाने के लिए सिर्फ 30 साल या फिर उससे भी कम वक्त मौजूद है। लेकिन सवाल तो ये खड़ा होता है कि आखिर गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड को हमारे प्लेनेट के बारे में ऐसा क्या ही पता चल गया जिसकी वजह से वो अजीब सी चीज के साथ पूरी दुनिया के सामने आए हैं। वेल गाइस, अपने सारे ही काम को छोड़कर इस वीडियो को पूरे फोकस के साथ लास्ट तक जरूर देखिएगा क्योंकि अब आप कुछ ऐसा जानने वाले हैं जो हमारी और हमारी आगे आने वाली जनरेशन की जिंदगी को एक ही झटके में बदल कर रख देगा। गाइज जस्ट इमेजिन कि बीइंग अ सेपरेट स्पीशी हम इंसान डेवलप होने के बाद जब इवॉल्व होना शुरू हो रहे थे तभी हमारे प्लेनेट अर्थ के साथ कुछ ऐसा हो जाता है कि लाखों तक पहुंच चुकी हमारी पॉपुलेशन गिरकर सिर्फ 1280 रह जाती है। अब सुनने में तो ये परफेक्ट एंगेजिंग साइंस फिक्शनल मूवी की स्टोरी लगती है, लेकिन बस प्रॉब्लम इतनी सी है कि ये कोई स्क्रिप्ट नहीं बल्कि वो रियलिटी है जिसे हकीकत में हमारे पूर्वजों ने फेस किया था, क्योंकि आज से 9 लाख साल पहले एग्जैक्टली यही हुआ था। असल में हमारी रीसेंट स्टडीज ये बात पूरे तरीके से क्लियर करती हैं कि आज से लगभग 9 लाख साल पहले ह्यूमन पॉपुलेशन ने एक बोटल नेक फिनोमेना को फेस किया था जिसमें हमारे प्लेनेट अर्थ का टेम्परेचर सडनली ठंडा होने लगा था और देखते ही देखते वो इतना एक्सट्रीम ठंडा हो गया कि जहां पर लिमिटेड टाइम के लिए विंटर सीजन होता था उसी जगह पर इतनी सख्त और लंबी सर्दियां पड़ने लगी कि सब कुछ बर्फ से जम गया और हमारे पूर्वजों को पीने के लिए ना ही पानी के सोर्स मिले और ना ही पकाने के लिए फूड। तो अब सवाल तो यह है कि आज से लाखों साल पहले हमारे पूर्वजों ने जो फेस किया उसे आज मैं आपको बता ही क्यों रहा हूँ। वेल गाइस, इसके पीछे का सबसे बड़ा रीजन अपनी पूरी सोसाइटी को अपने ही प्लेनेट अर्थ के प्रति अवेयर करना है, क्योंकि अगर आपको ऐसा लगता है कि आज से लाखों साल पहले जो हुआ वो आगे आने वाले फ्यूचर में नहीं होगा तो सॉरी टू से दिस, लेकिन यहाँ पर आप पूरे ही तरीके से गलत हैं, क्योंकि एक बार फिर से हम उसी दहलीज पर खड़े हुए हैं कि शायद आगे आने वाले समय में यही चीज पूरी ह्यूमैनिटी को अर्थ से गायब कर देगी। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। असल में साल 1960 में दो फेमस ओशियनोग्राफर्स हेनरी स्टोमेल और आर्नोल्ड एरोन्स ने अपने प्लेनेट अर्थ के बड़े बड़े ओशियन पर स्टडी करके उनमें एक बेहद ही अजीब से पैटर्न को देखा। असल में देखो, अगर आज की डेट में हम हमारे प्लेनेट को नॉर्दर्न और साउदर्न हेमिस्फीयर में डिस्ट्रीब्यूट करके अगर इसके ऊपर स्टडी करना शुरू करें तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर होती है कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में हमें बहुत सी ऐसी जगह देखने को मिलनी चाहिए थी जहाँ का टेम्परेचर एक्सट्रीमली इतना ज्यादा ठंडा हो कि वहां पर कंट्रीज या फिर इंसान तो छोड़ ही दीजिए, जो एनिमल बर्फ में अच्छे तरीके से रह लेते हैं वो भी शायद वहां पर सरवाइव ना कर पाए। और इसी के ही अपोजिट साउदर्न हेमिस्फीयर में हमें बहुत सी ऐसी जगह देखने को मिलनी चाहिए थी जहां का टेम्परेचर इतना ज्यादा एक्सट्रीम गर्म हो कि वहां पर कोई भी लिविंग स्पीशीज तुरंत ही जलकर खत्म हो जाए। बट ऑन अ सीरियस नोट, थ्योरी के बेसिस पर सच होने वाली ये चीज प्रैक्टिकल लाइफ में हमें सच होती हुई दिखाई नहीं देती, जिससे ये बात तो क्लियर होती है कि हमारे प्लेनेट अर्थ पर कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर मौजूद है जो इन दोनों ही हेमिस्फीयर के टेम्परेचर को काफी हद तक मेंटेन करने का काम करता है। एंड गेस व्हाट, वो कुछ और नहीं बल्कि हमारे ही बड़े बड़े ओशियंस हैं। असल में साल 1961 में इन दोनों ही ओशियनोग्राफर्स ने ये भी देखा कि हमारे ओशियन में वाटर फ्लो का एक बेहद ही यूनिक सिस्टम है जो कि अटलांटिक ओशियन में गर्म पानी को नॉर्थ की तरफ ले जाता है और ठंडे पानी को साउथ की तरफ। रिजल्ट, ये चीज हमारे प्लेनेट अर्थ के क्लाइमेट को पूरे ही तरीके से बैलेंस कर देती है। ये ठीक ऐसा ही है जैसे एक बंद घुटन भरे कमरे में अंदर आकर आप सडनली उसको ओपन करके पंखा ऑन कर दें और जब आप फैन
ऑन करेंगे तो अंदर की गर्म हवा बाहर की तरफ पुश कर जाएगी, जिससे बाहर की ठंडी हवा अंदर आएगी और अंदर और बाहर दोनों का टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा। अब इंटरेस्टिंगली जैसे ही इन ओशियानोग्राफर्स को इस अजीब से सिस्टम के बारे में पता चला, इस कॉन्सेप्ट को तुरंत ही नाम दिया गया AMOC, जिसकी फुल फॉर्म होती है अटलांटिक मेरिडियनल ओवरटर्निंग सर्कुलेशन। अब देखो ये चीज काम कैसे करती है और कैसे सिर्फ इसी चीज की वजह से हम इंसान आज तक धरती पर जिंदा रह पाए हैं, चलो वो सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। असल में पूरा ही सिनेरियो स्टार्ट होता है ट्रॉपिकल रीजन से, जहाँ पर साल भर सनलाइट हाई इंटेंसिटी में एक साथ पड़ती रहती है। अब जब ये चीज होती है तो इस एरिया में जितना भी ओशियनिक वाटर होता है वो गर्म होना शुरू हो जाता है। अब देखो ये तो हम सभी को पता है कि जब भी समुद्र का पानी गर्म होना शुरू होता है तो वो इवेपोरेट होना शुरू हो जाता है, और क्योंकि समुद्र के पानी में नमक भी अच्छी खासी क्वांटिटी में मौजूद होता है, तो इस प्रोसेस के दौरान जो पानी फिर भी इवेपोरेट नहीं होता है उसकी डेंसिटी बढ़ जाती है। अब जब ये पानी गर्म होकर थोड़ा सा अनस्टेबल हो जाता है तो ये सीधा नॉर्थ की तरफ ट्रेवल करना शुरू करता है। अब जैसे ही ये गर्म पानी ट्रेवलिंग के दौरान ठंडी आर्कटिक हवाओं के संपर्क में आता है, ये अपनी हीट को एटमॉस्फेयर में रिलीज करने लगता है, जिसकी वजह से यूरोप में जहां एक्सट्रीम लेवल की ठंड पड़नी चाहिए थी, इसी गर्मी की वजह से वहां पर भी जो विंटर होते हैं वो माइल्ड रहते हैं और यूरोप में लोग सर्वाइव कर पाते हैं। अब देखो जैसे ये गर्म पानी धीरे धीरे हवा में गर्मी को रिलीज करके ठंडा होना शुरू होता है, क्योंकि इसकी डेंसिटी पहले से ही काफी ज्यादा थी तो ये भारी होकर ओशियनिक बेड के पास नीचे जाकर सिंक होने लगता है। अब देखो ये तो हम सभी को पता है कि अगर पानी ठंडा होकर नीचे की तरफ बैठ रहा है तो उसकी जगह लेने के लिए दोबारा से भाई गर्म पानी तो ऊपर आएगा ही, और जब ये होता है तो हमें एक ऐसी कंप्लीट साइकिल देखने को मिलती है जो अर्थ की साउथ साइड में ठंडे पानी को पहुंचाती है, जबकि नॉर्थ साइड में गर्म पानी को, जिसकी वजह से क्या होता है कि साउथ साइड जो कि एक्सट्रीमली गर्म होनी चाहिए थी वो थोड़ी सी ठंडी हो जाती है, जबकि नॉर्थ साइड जो एक्सट्रीमली ठंडी होनी चाहिए थी वहां का टेम्परेचर थोड़ा सा मेंटेन हो जाता है। और यही वो सबसे इंपॉर्टेंट तरीका है जिसको फॉलो करते हुए हमारा प्लेनेट अर्थ करोड़ों सालों से अपने टेम्परेचर को मेंटेन करता है। और गाइस इसी पॉइंट से एंट्री होती है एक ऐसी कड़वी सच्चाई की जिसने इस समय ना सिर्फ इंडिया बल्कि पूरे दुनिया के रिसर्चर्स को हिला रखा है। साल 2015 नासा के रिसर्चर्स अपनी लेटेस्ट सैटेलाइट से अर्थ की हीट सिग्नेचर को कैप्चर करने का ट्राई करते हैं। इंटरेस्टिंगली जहां एक तरफ इन इमेजेस में ग्लोबल वार्मिंग के चलते हुए पूरी दुनिया के ऑलमोस्ट सभी इलाके गर्म होने की वजह से रेड नजर आ रहे थे, तो वहीं दूसरी तरफ नासा के रिसर्चर्स को अटलांटिक में एक जगह कोल्ड ब्लू नजर आती है। अब ये चीज अपने आप में इतनी ज्यादा अजीब इसलिए भी थी क्योंकि हमारी कंप्लीट कैलकुलेशन की वजह से ये एरिया कभी भी इतना ठंडा होना ही नहीं चाहिए था, लेकिन क्योंकि ये चीज हमारी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को ही चैलेंज कर रही थी तो इस मिस्ट्री को तुरंत ही नाम दिया गया द कोल्ड ब्लॉब मिस्ट्री। बट द क्वेश्चन इज दिस कि आखिर ये एरिया हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा ठंडा हो ही कैसे गया। एक्चुअली गाइस जब इसके ऊपर कई महीनों तक नासा के रिसर्चर्स के द्वारा रिसर्च की गई तब जाकर उन्हें ये पता चला कि अगर हम हमारे प्लेनेट के पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड को उठाकर देखें तो साल 2015 तक हमारा ये AMOC का फ्लो लगभग 10% तक कमजोर पड़ चुका है, जिसकी वजह से जो एरिया हमारी कैलकुलेशन के हिसाब से गर्म होना चाहिए था वो एक्सट्रीमली ठंडा है, जबकि इसके अपोजिट कुछ ऐसे एरियाज भी हैं जिन्हें ठंडा होना चाहिए था वो एक्सपेक्टेशन से ज्यादा गर्म हो चुके हैं। अब जैसे ही एक्सप्लेनेशन पूरी दुनिया के सामने आई उस समय बहुत लोगों को ये लगने लगा कि शायद ये चीज हमारे फ्यूचर को इफेक्ट करेगी, जिसके चलते हुए लोगों को अवेयर करते हुए नासा ने तुरंत ही बोला कि भले ही ये AMOC सिस्टम सिर्फ 10% ही वीक हुआ हो, लेकिन अब ये इतना स्ट्रॉन्ग है कि आगे आने वाले 100 या फिर 200 सालों तक इसका कोई भी विजिबल इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिलेगा। बट गेस व्हाट, शायद उनको ये नहीं पता होगा कि जिस नेचर को वो इतने हल्के में ले रहे हैं प्रैक्टिकली वही नेचर आगे आने वाले समय में उनकी इस एक्सप्लेनेशन की एक ही झटके में धज्जियां उड़ा देगी। वेल अब ऐसा कैसे हुआ वो भी बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये हमारा AMOC 10% वीक हो कैसे गया। देखो आज की डेट में हम इंसानों ने लिटरली अपने प्लेनेट की बैंड बजा रखी है, क्योंकि आज हम हर दिन ना सिर्फ मिलियन ऑफ टन्स कार्बन डाइऑक्साइड को एटमॉस्फेयर में इमिट कर रहे हैं, बल्कि एयर पोल्यूशन और एडवांसमेंट की आड़ में हम बहुत सी ऐसी नेचुरल रिसोर्सेज को भी खत्म करते हुए चले जा रहे हैं जो आज की डेट में ग्लोबल वार्मिंग का सबसे बड़ा कारण है। अब नॉर्मली जब भी ग्लोबल वार्मिंग बढ़ती है तो हमारे ग्लेशियर मेल्ट होना शुरू होते हैं, जिसकी वजह से ये फ्रेश वाटर को ओशियनिक वाटर में मिक्स कर देते हैं। एंड गेस व्हाट, यहीं से ही खड़ा होता है एक ऐसा मिरेकल जो हर हाल में बिगाड़ कर रख देगा हमारा और आपका कल।
देखो, जैसे ही बहुत बड़ी क्वांटिटी में फ्रेश वाटर ओशियनिक वाटर में मिक्स होता है, ये सॉल्टेड वाटर की डेंसिटी को काफी ज्यादा कम कर देता है। अब जैसे ही गर्म और सॉल्टी वाटर की डेंसिटी कम होती है तो वो नॉर्थ साइड की तरफ ऊपर की तरफ बढ़कर इतना भारी नहीं हो पाता है कि वो प्रॉपर तरीके से ओशियनिक बेड तक सिंक कर जाए। अब अगर गर्म पानी ठंडा होकर इतना भारी हो ही नहीं पाएगा कि वो प्रॉपर तरीके से डूब सके, तो ये तो ऑब्वियस सी बात है कि ऊपर फिर इतना ज्यादा गर्म पानी दोबारा से नहीं आ पाएगा। रिजल्ट, हमारा ये AMOC नेटवर्क पहले के कंपैरिजन में जितने पानी को सर्कुलेट कर रहा था, आज उतने लेवल पर नहीं कर पाएगा। अब क्योंकि ये प्रोसेस अच्छे तरीके से कंप्लीट हो ही नहीं पा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है कि वो एरिया जहां का टेम्परेचर ये पानी गर्म करता, वो उसे ज्यादा गर्म नहीं कर पा रहा, और जिस टेम्परेचर को इसे ठंडा करना चाहिए था, वहां तक ये ज्यादा ठंडक को पहुंचा ही नहीं पा रहा। लेकिन फिर भी क्योंकि नासा के अकॉर्डिंग ये चीज बहुत छोटे मोटे स्केल पर हो रही है, तो हमें इसकी टेंशन नहीं लेनी चाहिए, राइट? जी नहीं, पूरे ही तरीके से गलत। फरवरी 2024 नीदरलैंड्स की यूट्रेक्ट यूनिवर्सिटी अपने साइंस एडवांसेस जर्नल में एक स्टडी को पब्लिश करती है, जिसमें वो ये क्लेम करते हैं कि पिछले 9 सालों में ही AMOC का ये सिस्टम 5% और ज्यादा वीक हो चुका है। इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट में तो ये भी बताया गया था कि साल 2024 में हमारा ये AMOC अपने पिछले 1000 साल के ट्रैक रिकॉर्ड में सबसे वीकर कंडीशन में मौजूद था। और अब अगर आपको ये चीज थोड़ा सा परेशान कर रही है तो थोड़ा सा ठहर जाइए, क्योंकि ये रिपोर्ट तो ये भी क्लेम करती है कि हम हमारे ट्रिपिंग पॉइंट की तरफ तेजी से बढ़ते हुए चले जा रहे हैं, और अगर हमने इस चीज को कंट्रोल नहीं किया तो शायद हमारा फ्यूचर वैसा नहीं होगा जैसा हम इमेजिन करे बैठे हैं। अब इंटरेस्टिंगली इस रिपोर्ट के पूरी दुनिया के सामने आने के कुछ ही दिनों के बाद कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी के पीटर डाइटलेनसेन और सुजैन डाइटलेनसन ने एक स्टैटिकल स्टडी की, जिसमें उन्होंने ये बताया कि AMOC का कोलैप्स साल 2025 से स्टार्ट होगा, और अगर हमने अभी कोई एक्शन नहीं लिया तो ये साल 2095 तक जाते जाते बीच में कहीं पर भी खत्म हो जाएगा। इंटरेस्टिंगली इसी स्टडी में एक सेंट्रल एस्टीमेट को भी निकालकर बताया गया, जो हमसे ये बोलता है कि शायद साल 2057 वो साल होगा जब हमारे प्लेनेट का ये AMOC सिस्टम पूरे ही तरीके से कोलैप्स कर जाएगा। यानी कि सिंपली आज से 31 या फिर मैक्स टू मैक्स 32 सालों के बाद। तो अब एक चीज जो डेफिनेटली आपको परेशान कर रही होगी वो ये है दोस्तों कि चलो ठीक है, अगर ये सिस्टम इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ चला गया और जस्ट इन केस 2057 में हमारा ये AMOC पूरी तरीके से कोलैप्स कर जाता है, तब भाई हमारे प्लेनेट के साथ प्रैक्टिकली होगा क्या? वेल गाइस, अगर इसका बिल्कुल सिंपल और शॉर्ट आंसर दूं तो हमारा प्लेनेट प्रैक्टिकली 3 अलग अलग प्लेनेट में कन्वर्ट हो जाएगा। कैसे? लेट मी एक्सप्लेन। असल में गाइस, अगर हमारा ये AMOC नेटवर्क कोलैप्स कर जाता है तो हमारे प्लेनेट का नॉर्दर्न हेमिस्फीयर धीरे धीरे एक नए आइस एज में एंट्री लेगा। खासतौर से यूरोप और नॉर्थ अमेरिका, जहां पर फर्टाइल लैंड मौजूद है, वो चारों ही तरफ से बर्फ का रेगिस्तान बन जाएंगे। यूरोप के कई देशों में विंटर का टेम्परेचर अचानक से 8 से 10 डिग्री सेल्सियस तक गिर जाएगा, और साल के ज्यादातर वक्त यहाँ का टेम्परेचर 0 या फिर -10 डिग्री के आसपास रहेगा। ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी जैसे वेल सेटल्ड कंट्रीज शायद साइबेरिया जैसे बनकर खत्म हो जाएंगे। समुद्र का पानी जमकर ठोस मोटी बर्फ की परत बना लेगा, और सड़कें, पेड़ और सारी ही सिटीज एक तरीके से इसी बर्फ के नीचे दब जाएंगी। ये सिचुएशन ऐसी होगी कि किसी भी इंसान के लिए यहाँ पर सरवाइव कर पाना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होगा। तो वहीं दोस्तों, अब बात अगर साउदर्न हेमिस्फीयर की जाए तो वहां पर स्पेशली साउथ एशिया, अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया के बड़े बड़े हिस्से इतने ज्यादा गर्म हो जाएंगे कि आप इसकी कल्पना तक नहीं कर सकते। इंडिया, मिडिल ईस्ट और आसपास की कंट्रीज में नॉर्मल टेम्परेचर ही 50 डिग्री सेल्सियस से लेकर 60 डिग्री सेल्सियस तक जाएगा। एंड गेस व्हाट, इस गर्मी से राहत हमें रात में भी नहीं मिलेगी, क्योंकि जहां दिन का टेम्परेचर 60 डिग्री सेल्सियस के आसपास होगा तो वही रातें 40 से 45 डिग्री तक गर्म होंगी। इस एरिया में ना ही पेड़ पौधे बच पाएंगे और ना ही पीने के लिए प्रॉपर पानी मिल पाएगा। खेती और अलग अलग तरीके की वो चीजें जिनके बिना इंसानों के लिए सर्वाइव करना ही नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वो सभी गर्मी की भेंट चढ़ जाएंगी। इसके साथ ही अब हमारे पास बचेगा इन दोनों ही हेमिस्फीयर के बीच का वो एरिया जहां पर ना ही ठंड पड़ेगी और ना ही गर्मी। अब ये सुनने के बाद आपके दिमाग में आया होगा कि चलो थैंक्स गॉड, हमारे प्लेनेट पर कुछ तो ऐसा एरिया बचेगा ही जहां पर हम सरवाइव कर पाए, राइट? बट गाइस, द कोर रियलिटी इज दिस कि ये एरिया भी किसी लिविंग हेल से कम नहीं होगा, क्योंकि गाइस इस एरिया में साल भर ना सिर्फ मूसलाधार बारिश होगी, बल्कि यहाँ पर अलग अलग तूफान और हरिकेन्स का सामना भी लोगों को करना पड़ेगा। ये सिचुएशन इतनी ज्यादा टफ होगी कि यहाँ पर किसी भी इंसान का सरवाइव कर पाना ही बहुत मुश्किल होगा। अब इस कंडीशन में अगर स्पेस से अर्थ को देखा जाएगा तो प्रैक्टिकली ये 3
अलग अलग लेयर का एक कंप्लीट प्लेनेट नजर आएगा। और यही वो एक सबसे बड़ा कारण है जिसके चलते हुए गवर्नमेंट ऑफ आइसलैंड ने तो क्लियरली अपनी रिपोर्ट को पूरी दुनिया के सामने रखकर लोगों को AMOC के बारे में अवेयर किया है, क्योंकि आइसलैंड एक ऐसी कंट्री है जो बहुत बुरी तरीके से इसके सर्कमस्टेंसेस को फेस करेगी। लेकिन एक अजीब बात बताऊं, इस लिस्ट में इंडिया भी एक ऐसी कंट्री है जिसको इस क्लाइमेट चेंज की भारी कीमत चुकानी पड़ेगी। असल में देखो, आज की डेट में हम खुद को कृषि प्रधान देश इसलिए कहते हैं क्योंकि प्रेजेंट में यहाँ पर मानसून अच्छे खासे लेवल पर हमें देखने को मिलता है। लेकिन रिसेंट स्टडीज ये बताती हैं कि अगर AMOC कोलैप्स करता है तो इंडियन मानसून रेनफॉल में स्ट्रेट 40% की कमी आ जाएगी। नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर हमारे यहाँ पर मानसून इतने ज्यादा कमजोर हो जाएंगे तो कितने बड़े स्केल पर हमें फूड क्राइसिस देखने को मिल सकती है, क्योंकि पंजाब, हरियाणा और यूपी बहुत बड़े स्केल में फसल उगाने के लिए इसी मानसून पर डिपेंडेंट रहते हैं। और गाइस, इस बात का तो इतिहास भी गवाह है कि पास में चाहे इंडस वैली सिविलाइजेशन हो या फिर माया सभ्यता, ये सब कुछ क्लाइमेट चेंज की वजह से ही विलुप्त हुई थी। तो क्या अब इस बेसिस पर यह माना जा सकता है कि अब हम भी उसी दहलीज पर आ चुके हैं कि जहां से आगे बढ़ने पर हमारी खुद की भी सिविलाइजेशन के साथ सेम वही होगा? वेल गाइस, इसका प्रैक्टिकल जवाब आपको वो सुनकर मिल जाएगा जो अब आगे आने वाले कुछ ही मिनट्स में मैं आपको बताऊंगा। असल में देखो, अगर आप इस चैनल को अच्छे तरीके से फॉलो करते होंगे तो आपको ये बात पता होगी कि पूरा ही सिनेरियो स्टार्ट हुआ था वीनस की स्टडी से, जहां पर हमारी रिसर्च ने ये प्रूव करके दिखाया था कि क्योंकि वीनस अर्थ का ही ट्विन प्लेनेट है तो वो भी कभी हैबिटेबल रहा होगा। इंटरेस्टिंगली, हमारी रिसेंट स्टडीज ये बात भी क्लेम करती हैं कि एक टाइम पर वीनस ने भी इसी तरीके के क्लाइमेट चेंज को फेस किया होगा, जिसके बाद उसके साथ कुछ ऐसा हुआ कि वो आज की डेट में एक हेल लाइक प्लेनेट की तरह ऐसा गर्म हो चुका है कि हमें उसकी तरफ देखने तक से भी डर लगता है। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्या हम भी वीनस के उसी पाथ को फॉलो करते हुए आगे बढ़ रहे हैं? एंड द आंसर इज यस। तो फिर अब क्वेश्चन नंबर 2 कि फिर इस पोजीशन में हम चीजों को सही करने के लिए क्या कर सकते हैं? तो देखो गाइज, ये बात पूरे तरीके से सच है कि हमारा ट्रिपिंग पॉइंट, यानी कि वो पॉइंट जहां से हम वापस रिवर्स चीजों को नहीं कर सकते, उसे आने में अभी 35 से 40 सालों का समय है। तो अगर हमने अभी से ही खुद को अवेयर करके ग्लोबल वार्मिंग को कंट्रोल कर लिया और पॉल्यूशन को इमिट करना कम कर दिया तो नो डाउट हम खुद को उस ट्रिपिंग पॉइंट तक पहुंचाने से रोक लेंगे। और अगर हम उस पॉइंट तक पहुंचे ही नहीं तो ये बात पूरे तरीके से क्लियर है कि हमारा अंजाम एटलीस्ट आगे आने वाले 1000 सालों तक तो ऐसा नहीं होगा जैसा रिसेंट स्टडीज बता रही हैं। तो मोरल ऑफ द स्टोरी इज, हमें अभी से ही इस चीज को बहुत सीरियस लेना होगा और इसके लिए हमें ना सिर्फ इस इंफॉर्मेशन को सभी लोगों तक पहुंचाना है, बल्कि खुद भी जिम्मेदारी के साथ पॉल्यूशन कम करने और पेड़ों को लगाकर अपने प्लेनेट को बचाना है। क्योंकि अब यहाँ पर बात सिर्फ मेरी और आपकी जिंदगी की ही नहीं बल्कि हमारे घर यानी कि प्लेनेट अर्थ की है। आई होप गाइज आपको मेरी ये बात सही लग रही होगी और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करने के बाद आप इसे दिल खोल कर भी शेयर करेंगे। इसके साथ ही गाइज, अगर आप चैनल पर नए हैं और विद प्रूफ इन्हीं तरीके की मिस्ट्रीज देखना पसंद करते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर उस बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो 2 वीडियोस दिख रही है ना भाई, इन्हें भी चेकआउट जरूर करना क्योंकि ये भी अपने आप में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। मिलते हैं एक और एपिसोड के साथ, जब तक खुश रहिए और अपने प्लेनेट को हर हाल में बचाइए। जय हिंद।